नमस्कार दोस्तों, एमएसजी के क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम राजस्थान की कला और संस्कृति की क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले राजस्थान के लोकगीत टॉपिक का अध्ययन करेंगे। टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोकगीत। अब राजस्थान के लोकगीत से संबंधित दो बिंदुओं को याद रखना होता है। पहली है लोकगीत की परिभाषा और दूसरा है लोकगीतों की प्रकृति कैसी होती है। लोकगीतों के संबंध में निम्नलिखित ने परिभाषाएं दी है। महात्मा गांधी ने लोकगीतों को जनता की भाषा और संस्कृति के पहरेदार कहा है। जनता की भाषा और संस्कृति के पहरेदार किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। जन समुदाय की आत्मा किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। और संस्कृति के मुंह बोले चित्र किसके द्वारा कहा गया है? देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा है। सुखद संदेश देने की कला किसे कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमारी संस्कृति के लोकगीतों के कंधे पर चढ़कर बोलती है, ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आरपीसी के द्वारा एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कृति के मुंह बोले चित्र राजस्थान के लोकगीत किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका आंसर आएगा देवेंद्र सत्यार्थी। लोकगीतों की प्रकृति। लोकगीतों की प्रकृति मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, जिसमें प्रकृति में विरह गीत आते हैं, संगारी गीत आते हैं, भक्ति गीत आते हैं, वैवाहिक गीत आते हैं और वीर रस के गीत आते हैं। विरह गीत का मतलब क्या होता है? विरह का मतलब होता है वियोग। वियोग यानी अलग होना। पत्नी के द्वारा परदेश गए पति की प्रतीक्षा में गाए जाने वाला गीत विरह गीत कहलाता है। संगारी गीत क्या होता है? संगारी गीत होता है मतलब किसी महिला की सुंदरता का या किसी प्रकृति का सुंदरता का वर्णन करते हुए जो गीत गाया जाता है उसे संगारी गीत कहा जाता है। भक्ति गीत क्या होता है? जो देवी देवताओं के जो गीत होते हैं वो भक्ति गीत कहलाते हैं। वैवाहिक गीत आप सब जानते हैं, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत वैवाहिक गीत कहलाते हैं। और वीर रस के गीत युद्ध भूमि में जोश दिलाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे वीर रस के गीत कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अपन ने दो बिंदुओं पे बात की है। राजस्थान के लोकगीत परिभाषाएं, किसने कौन सी परिभाषा दी है? जिसमें जनता की भाषा और संस्कृति के पहरेदार महात्मा गांधी ने कहा है। जन समुदाय की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। संस्कृति के मुंह बोले चित्र देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा है। सुखद संदेश देने की कला रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। हमारी संस्कृति के लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर बोलती है, ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। प्रकृति के बारे में अपन बात कर ली। अब चलते हैं राजस्थान के लोकगीत। सबसे पहले लोकगीत का नाम है केसरिया बालम पधारो मारे देश। केसरिया बालम पधारो मारे देश ये एक विरह गीत होता है, मतलब किसी वियोग में गाए जाने वाला गीत होता है। केसरिया बालम पधारो मारे देश ये राजस्थान का राज्य गीत है और इसे राजस्थान का रजवाड़ी गीत भी कहा जाता है। केसरिया बालम पधारो मारे देश गीत कौन सी शैली में गाया जाता है? ये मांड गायन शैली में गाया जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि केसरिया बालम पधारो मारे देश किस शैली में गाया जाता है, तो क्या आएगा नाम? मांड गायन शैली में गाया जाता है। जो मांड है ये जैसलमेर का प्राचीन नाम था। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड, याद रखना। केसरिया बालम पधारो मारे देश सर्वप्रथम गाने वाली कौन थी? मांगी बाई थी। मांगी बाई कहाँ की थी? उदयपुर की। और स्वादिक गाने वाली या प्रमुख गायिका कौन थी? अल्लाजिला बाई थी। ये कहाँ की थी? बीकानेर की। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। केसरिया बालम पधारो मारे देश ये गीत सर्वप्रथम किसने गाया था? मांगी बाई ने गाया था। मांगी बाई कहाँ की थी? उदयपुर की थी। और केसरिया बालम पधारो मारे देश स्वादिक गीत गाने वाली प्रमुख गायिका कौन थी? ये थी अल्लाजिला बाई। कहाँ की थी? ये बीकानेर की। याद रखना दोनों को, दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब
केसरिया बालम पधारो हमारे देश, इससे एक करंट का क्वेश्चन बनता है। हाल ही 2024 में करंट से रिलेट क्वेश्चन बनता है, वो भी अपन देखते हैं। 2024 में राजस्थान के जयपुर जिले में आयोजित राइजिंग राजस्थान सम्मेलन में जैसलमेर और बाड़मेर के लंगा और मांगणियार जाति के 108 बच्चों के द्वारा केसरिया बालम गीत गाया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2024 में जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान सम्मेलन में जैसलमेर और बाड़मेर में किस जाति के द्वारा 108 बच्चों ने केसरिया बालम गीत गाया? तो इसका आंसर होगा लंगा और मांगणियार जाति के द्वारा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो पधारो हमारे देश, ये क्या है? ये आरटीडीसी का लोको वाक्य होता है। आरटीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम। याद रखना ये भी। पधारो हमारा देश आरटीडीसी का लोगो वाक्य है। आरटीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम। यहां तक समझ में आ गया? अपन चलते हैं आगे चलते। अब राजस्थान में मांड गायिका, राजस्थान में मांड गायिका, जिसमें सबसे पहले अपन अल्लाह जिलाबाई के बारे में चर्चित बिंदुओं पे बात करेंगे। अल्लाह जिलाबाई क्या है? कहाँ की रहने वाली थी? बीकानेर की। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की दरबारी गायिका थी। अल्लाह जिलाबाई को मरु कोकिला या मरु प्रदेश की कोकिला भी कहा जाता है। अल्लाह जिलाबाई के गुरु का नाम क्या था? उस्ताद हुसैन बख्श खां। अल्लाह जिलाबाई ने 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। 2003 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अल्लाह जिलाबाई के संबंध में 6 बिंदुओं को याद रखना है। यह बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की दरबारी गायिका थी। अल्लाह जिलाबाई को मरु कोकिला या मरु प्रदेश की कोकिला कहा जाता है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, इनके गुरु का नाम उस्ताद हुसैन बख्श खां था। फोर्थ पॉइंट, 1982 में इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2003 में अल्लाह जिलाबाई पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। 2012 में अल्लाह जिलाबाई को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अल्लाह जिलाबाई के संबंध में 6 बिंदुओं को याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से। अब आते हैं सेकंड नंबर पे गौरी देवी। गौरी देवी कहाँ की रहने वाली थी? ये थी बीकानेर की। बीकानेर के गंगा सिंह और जोधपुर के उमेश सिंह की दरबारी गायिका थी। याद रखना, गौरी देवी किसकी दरबारी गायिका थी? बीकानेर के गंगा सिंह और जोधपुर के उमेश सिंह की दरबारी गायिका थी। गौरी देवी ने 1979 में मास्को रूस में आयोजित भारत महोत्सव में भी भाग लिया था। ये भी याद रखना, मास्को रूस में आयोजित भारत महोत्सव में भाग कब लिया था? 1979 में। किसने लिया था? गौरी देवी ने। गौरी देवी का संबंध किस जिले से है? बीकानेर की थी। याद रखना, गौरी देवी ने 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गौरी देवी को राजस्थान की कोकिला कहा जाता है और अल्लाह जिलाबाई को मरु प्रदेश की कोकिला कहा जाता है। दोनों को याद रखना है, दोनों में डिफरेंस है। अल्लाह जिलाबाई को तो मरु प्रदेश की कोकिला कहा जाता है और राजस्थान की कोकिला गौरी देवी को कहा जाता है। ठीक है, दोनों बिंदु याद है। तीसरी मांड गायिका आती है बतुल बेगम। बतुल बेगम कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की। अब बतुल बेगम से संबंधित जितने भी पॉइंट है वो अपन नोट कर लें। 2021 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो सम्मानित किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? उस समय कौन थे राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद। 2021 में राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बतुल बेगम को। ठीक है, सेकंड पॉइंट है 2024 में मेलबर्न में आयोजित गणगौर महोत्सव में भाग लिया था। ये भी याद रखना। 2025 में बतुल बेगम को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बतुल बेगम को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया कला के क्षेत्र में। ठीक है, और
बतुल बेगम को 2023 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखना। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गीत गाए गए हैं। और 2024 में पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भी बतुल बेगम ने गीत गाए हैं। ये 6 पॉइंट याद रखना बतुल बेगम से संबंधित। चौथी मांड गायिका है गौरीबाई। अब इन मांड गायिकाओं के जिले से संबंध याद रखना। गौरीबाई कहाँ की थी? पाली की। जमीला बानो कहाँ की थी? जोधपुर की। बनो बेगम कहाँ की थी? जयपुर की। और मांगी बाई कहाँ की थी? उदयपुर की। याद रखना, गौरीबाई पाली की थी, जमीलो बानो जोधपुर की थी, और बनो बेगम कहाँ की थी? जयपुर की। और मांगी बाई कहाँ की थी? उदयपुर की। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनो बेगम का संबंध किस जिले से है, तो ये आंसर आएगा जयपुर जिले से। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब करंट से संबंधित हाल ही में 2025 का करंट का क्वेश्चन बनता है, जिसमें पद्मश्री पुरस्कार 2025 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 में, राजस्थान से। अब 3 का क्या क्या नाम है? पहला नाम है स्वामी वेदनाथ जी, सेकंड है बतुल बेगम, जयपुर की रहने वाली थी, और सिंह का निजाम, जोधपुर का। ठीक है, अपन पढ़ते हैं स्वामी वेदनाथ। इनको बैजनाथ जी महाराज भी कहा जाता है। इनका संबंध कहाँ, किस क्षेत्र से है? लक्ष्मणगढ़ सीकर के रहने वाले हैं। लक्ष्मणगढ़ में स्वामी सदानंद जी की पीठ के पीठाश्वर कहलाते हैं। किस क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेकंड है बतुल बेगम। बतुल बेगम कहाँ की थी? जयपुर से। किस क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कला के क्षेत्र में। बतुल बेगम से संबंधित अपन पहले पढ़ चुके हैं, वो 6 पॉइंट याद रखना। तीसरा है सीनकाम, तीसरा पॉइंट है सीनकाफ निजाम जोधपुर। इनको किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में। इनका वास्तविक नाम क्या है? शिव किशन बीसा। ये कहाँ के रहने वाले थे? जोधपुर को, याद रखना। अब केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 से सम्मानित किया गया है। ये राजस्थान के प्रथम राजस्थानी थे जो उर्दू भाषा में गीत गाया था। ठीक है, सीनकाफ निजाम के द्वारा कौन सी रचना, मतलब कौन सी कविता लिखी गई है? कविता का नाम है गुमशुदा दौर की गूंजती गठिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीनकाफ निजाम की रचना कौन सी है? गुमशुदा दौर की गूंजती घंटिया, याद रखना। पद्मश्री सम्मानित से राजस्थानी महिला, मतलब अब तक राजस्थान की कितनी महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितनी महिलाएं हैं? 9 महिला। सबसे पहले किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? रत्ना देवी शास्त्री। कब दिया गया था? 1955 में। दूसरी महिला कौन सी थी? अल्लाजिला बाई। इनको कब पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? 1982 में। तीसरी महिला कौन थी? रानी लक्ष्मी कुमारी चोंडावत। 1984 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चौथी कौन थी? कृष्णा पूनिया, 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पांचवी थी गुलाबो, 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छठी थी उषा चोमोर, 2020 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखना। 6 नंबर की है उषा चोमर, 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 7 नंबर की है अवनी लेखरा, जो 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और माया टंडन 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 2025 में बतुल बेगम को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखना। अब तक राजस्थान में कितनी महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 5 महिलाओं के, जो 2025 में बतुल बेगम को दिया गया है, 2024 में माया टंडन को दिया गया है, 2025
2022 में अवनी लेखरा को दिया गया, 2020 में उषा चोमर को दिया गया, 2016 में गुलाबो को दिया गया, 2010 में कृष्ण पूनिया को दिया गया, 1982 में अल्लाह बाई को दिया गया, 1984 में रानी लक्ष्मी कुमारी चोंडावत को दिया गया और 1955 में रत्ना देवी शास्त्री को दिया गया है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब राजस्थान के लोकगीतों में दूसरा लोकगीत आता है कुर्जा गीत। अब कुर्जा गीत है, ये मारवाड़ का विरह गीत होता है, मतलब किसी की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत होता है। विरहणी स्त्री द्वारा, विरहणी क्या होता है, मतलब किसी की प्रतीक्षा करने वाली महिला अपने परदेश गए पति के पास कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजते समय गाए जाने वाला गीत होता है ये। ठीक है। कुर्जा मूलतः साइबेरिया रूस का पक्षी है। याद रखना, कहाँ का पक्षी है, साइबेरिया रूस का पक्षी है। और कुर्जा का संबंध किस क्षेत्र से है, खींचनगांव फलोदी में पाया जाता है। ये भी याद रखना, एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कुर्जा का संबंध किस क्षेत्र से है, खींचनगांव फलोदी में। कुर्जा को राजस्थान में संदेशवाहक पक्षी या विरहणियों का पक्षी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुर्जा को जोधपुर का शुभंकर भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, कुर्जा को किस जिले का शुभंकर कहा जाता है, जोधपुर जिले का। कुर्जा नामक आरटीडीसी का होटल कहाँ है, नागौर में। ये भी याद रखना, कुर्जा नामक आरटीडीसी का होटल कहाँ है, नागौर में। नेक्स्ट पॉइंट है, कुर्जा पत्रिका बीकानेर के अद्भुत शास्त्री के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये भी याद रखना। कुर्जा गीत के संबंध में इन बिंदुओं को याद रखना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, कुर्जा से संबंधित इन पॉइंटों को नोट कर लेना और अपने नोट्स बना लेना। मेरी ये उम्मीद रहेगी जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। मैंने काफी अच्छा कंटेंट तैयार करके लेके आया हूं आपके लिए। अब सुवटिया लोकगीत। सुवटिया लोकगीत से दो बिंदु याद रखने हैं। ये मेवाड़ का विरह गीत है और वर्षा ऋतु में भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा तोते के माध्यम से प्रदेश के पति के पास संदेश भेजते समय गाए जाने वाला गीत है। ठीक है, सुवटिया गीत मेवाड़ का विरह गीत है और वर्षा ऋतु में भील जनजाति की महिलाओं द्वारा तोते के माध्यम से प्रदेश गए पति के पास संदेश भेजते समय गाए जाने वाला गीत है। ठीक है, नेक्स्ट है कागा गीत। कागा गीत महिला के द्वारा कौवा को संबोधित करते हुए गीत के माध्यम से पति के वापस लौटने का शगुन मनाया जाता है। मतलब महिला के द्वारा कौवा को संबोधित करते हुए कागा के माध्यम से पति के वापस लौटने का शगुन मनाया जाता है। नेक्स्ट है मौर्य गीत। मौर्य गीत से संबंधित तीन बिंदुओं को याद रखना है। पहली है, मौर्य गीत कब गाया जाता है। मौर्य गीत, यह गीत ऐसी लड़की के द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई हो गई लेकिन विवाह होने में अभी देरी है, मतलब विलंब है। यदि कोई लड़की की एंगेजमेंट हो जाती है और उसका विवाह नहीं हुआ है तो वह मौर्य गीत गाती है, याद रखना। सेकंड बिंदु है आबू क्षेत्र, जो सिरोही में वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर भी मौर्य गीत गाया जाता है, जो एक विरह गीत है। आबू क्षेत्र में वर्षा ऋतु का संकेत मिलने पर कौन सा गीत गाया जाता है, मौर्य गीत, ये याद रखना। थर्ड बिंदु है ग्रास्य जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर मौर्य गीत गाया जाता है और मौर्य नृत्य भी किया जाता है। मौर्य गीत से संबंधित तीनों बिंदुओं को याद कर लेना और नोट्स बना लेना। नेक्स्ट है हिचकी गीत। अब हिचकी गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, ये अलवर मेवात क्षेत्र का लोकगीत है। हिचकी गीत क्या होता है, किसी की याद आने पर गाया जाने वाला विरह गीत है, जो हिचकी गीत कहलाता है। नेक्स्ट है बिछोड़ो गीत। बिच्छू द्वारा काटे जाने पर पत्नी मरने से पहले अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। मतलब इस गीत के माध्यम से महिला अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है बिच्छू के काटने पर। मुख्यतः किस क्षेत्र का लोकगीत है, ये हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। याद रखना, बिछुड़ा गीत, बिच्छू के द्वारा काटे जाने पर पत्नी मरने से पहले अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। यह मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। नेक्स्ट है जोरावा गीत।
जोरावर गीत जैसलमेर का वीर गीत है। वीरानी स्त्री के द्वारा परदेश गए पति को याद किया जाता है तथा वापस लौटने को कहा जाता है। इस गीत के माध्यम से वीरानी स्त्री परदेश गए पति को याद करती है और वापस लौटने को कहती है। नेक्स्ट है मूमल गीत। मूमल गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का संगारी गीत है। याद रखना, इसमें मूमल की सौंदर्य का वर्णन किया गया है। मूमल गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का संगारी गीत है। लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी कौन थी? मूमल के सौंदर्य का नक्सिक का वर्णन किया गया है, मतलब सिर से पैर तक की सुंदरता का वर्णन किया गया है। मूमल गीत के प्रमुख कलाकार कौन है? इनके कलाकार है दफ्फू खां, जो कामयाचा वाद्य यंत्र के कलाकार है। याद रखना, मूमल गीत के प्रमुख कलाकार कौन है? दफ्फू खां, जो कामयाचा वाद्य यंत्र के कलाकार भी हैं। अब मूमल से संबंधित निम्न बिंदु है, इनको अपन पढ़ते हैं। लोदरवा की राजकुमारी कौन थी? लोदरवा की राजकुमारी कौन थी? मूमल। याद रखना। तेज कवि द्वारा लिखित गई रमत का क्या नाम है? उसका नाम है मूमल। यह भी याद रखना, क्या नाम है? मूमल। जैसलमेर का संगारी गीत क्या है? जैसलमेर का संगारी गीत कौन सा है? मूमल। याद रखना। जैसलमेर चित्रशैली में सर्वाधिक चित्रण किस गीत का किया जाता है? मूमल का किया जाता है। जैसलमेर आरटीडीसी का होटल किसका होटल है? जैसलमेर में मूमल का आरटीडीसी का होटल है, ये भी याद रखना। जनवरी और फरवरी में जैसलमेर मरु महोत्सव के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता की जाती है जनवरी फरवरी में। याद रखना, मूमल गीत जनवरी फरवरी में जैसलमेर में मरु महोत्सव के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता होती है, जिसमें 3 लोगों को पुरस्कार किया जाता है। जिसमें पहला पुरस्कार दिया जाता है मिस मूमल 2025 किसको दिया गया था? कोमल सिद्ध को। और मिस्टर्स जैसलमेर 2025 किसको दिया गया था? भावना गहलोत को। और मिस्टर डेजर्ट पुरस्कार किसे दिया गया था 2025 में? धीरज पुरोहित को। याद रखना तीनों पुरस्कार को, ठीक है। अब लोदरवा में महल मूमल री मेडी, ये भी कहाँ है? मूमल जैसलमेर में है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? वो भी, उसका नाम क्या था? मूमल। लोदरवा में महल है, उसको किस नाम से जाना जाता है? मूमल के नाम से। याद रखना, मूमल री मेडी भी कहा जाता है जिसे, ठीक है। लोदरवा की राजकुमारी कौन थी? मूमल थी। तेज कवि द्वारा लिखी गई रम्मत कौन थी? ये भी मूमल थी। जैसलमेर का संगारी गीत क्या है? मूमल है। जैसलमेर चित्रशैली में सर्वाधिक चित्रण किस गीत का किया गया है? मूमल गीत का किया गया है। जैसलमेर में आरटीडीसी का होटल का नाम क्या है? मूमल है। जनवरी और फरवरी में जैसलमेर में महोत्सव के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता की जाती है। मूमल री मेडी लोदरवा में महल किस नाम से जाना जाता है? मूमल के नाम से। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? मूमल। ठीक है, आ गए समझ में? चलते हैं नेक्स्ट। मारी बरसाली री मूमल हाल री रे हालिजे रे देश, ये किस गीत की पंक्ति है? आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, किस गीत की है? मूमल गीत की पंक्ति है, याद रखना। महेंद्र मूमल की प्रेम कहानी राजस्थान में प्रसिद्ध है, जिसे मीनाक्षी स्वामी द्वारा लिखा गया है। महेंद्र मूमल की प्रेम कथा किसके द्वारा लिखी गई है? मीनाक्षी स्वामी के द्वारा। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महेंद्र मूमल की प्रेम कहानी राजस्थान में प्रसिद्ध है, जिसके लेखक कौन है? मीनाक्षी स्वामी। महेंद्र अमरकोट पाक का राजा था और महेंद्र के ऊंट का नाम क्या था? चीतल। महेंद्र मूमल का चित्र किस शैली में बना हुआ है? जोधपुर चित्र शैली में बना हुआ है। यह मूमल गीत से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट बिंदु है
मैंने आपको बताया, इनको जरूर याद कीजिए, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमसिडो गीत। हमसिडो गीत से संबंधित दो बिंदु याद रखना है। यह मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में स्त्री, भील जनजाति की स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है। हमसिडो गीत मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाता है और भील जनजाति की महिला और पुरुष दोनों के द्वारा एक साथ गाया जाता है। इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पीपली गीत। यह शेखावटी एवं मारवाड़ क्षेत्र का विरह गीत है। किस क्षेत्र का है? शेखावटी एवं मारवाड़ क्षेत्र का विरह गीत। वीरानी स्त्री छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया के अवसर पर पीपली को माध्यम बनाकर प्रदेश गए पति को याद करती है तथा वापस लौटने को कहती है, ठीक है। नेक्स्ट है पनियारी गीत। पनघट से पानी भरकर लाते समय गाया जाने वाला गीत है, जिसे अटल प्रतिव्रता महिला का लोकगीत भी कहा जाता है। याद रखना, अटल प्रतिव्रता महिला का लोकगीत किसको कहा जाता है? पनियारी गीत को कहा जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट है इंडोनी गीत। इंडोनी गीत एक तो संगारी गीत है। इंडी के खोने पर पानी भरकर लाते समय इंडी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत कौन सा कहलाता है? इंडोनी गीत। इंडोनी गीत संगारी गीत है। इंडी के खोने पर पानी भरकर लाते समय इंडी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत इंडोनी गीत कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पपीहा या पपैया गीत। वर्षा ऋतु में प्रेमिका पपीहा पक्षी को माध्यम बनाकर विवाहित पुरुष को बगीचे में मिलने को बुलाती है, लेकिन वह पुरुष अपनी पत्नी को प्राथमिकता देते हुए मिलने से मना कर देता है। मतलब एक शादीशुदा पति होता है, उसकी प्रेमिका उसे बगीचे में मिलने को बुलाती है, लेकिन वह जाने से मना कर देता है अपनी पत्नी को प्राथमिकता देते हुए। यह दाम्पत्य जीवन के आदर्श लोकगीत माना जाता है। याद रखना, दाम्पत्य जीवन के आदर्श लोकगीत कौन सा है? तो इसका नाम है पपैया गीत, ठीक है। नेक्स्ट है डोलामारू गीत। डोलामारू गीत का संबंध किस क्षेत्र से है? सिरोही का लोकगीत है। प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत है। यह दांडी जाति के गायकों द्वारा गाया जाने वाला गीत है, याद रखना। अब इसमें कुछ बिंदु है जो इससे संबंधित मैं आपको बता देता हूं। अमल अफरीम की मनोहर क्या कहलाता है? रियान कहलाता है। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है छोटे छोटे बिंदु। अमल अफरीम की मनोहर क्या कहलाती है? रियान कहलाती है। अफरीम क्या होता है? इसे काला सोना भी कहा जाता है। अब दो तीन रचनाएं हैं, ये उमरदान चारण की रचना। फर्स्ट है अमलरा ओगण, सेकंड है दारूरा दोष, थर्ड है भजनरी महिमा। अब डोलामारू से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूं मैं। डोलामारू का दोहा किसने लिखा था? कवि कल्लोल के द्वारा। डोलामारू री चौपाई कुशल लाभ के द्वारा लिखी गई थी। डोलामारू री बात कुशाल चंद्र के द्वारा। डोलामारू रा नृत्य कहाँ किया जाता है? झालावाड़ में। डोलामारू आरटीडीसी का होटल कहाँ है? बीकानेर में। इन पांचों बिंदुओं को याद रखना, मिलान करवा सकता है। डोलामारू रा दोहा कवि कल्लोल के द्वारा और डोलामारू री चौपाई कुशल लाभ के द्वारा। डोलामारू री बात कुशाल चंद्र के द्वारा। डोलामारू री नृत्य झालावाड़ में गाया जाता है, झालावाड़ में किया जाता है। और डोलामारू आरटीडीसी का होटल बीकानेर में है, याद रखना। जो डोलामारू है, ये डोला कहाँ का रहने वाला था? नरवर एमपी का राजकुमार था। और मारू कहाँ की थी? पुंगल बीकानेर की राजकुमारी थी। जब इनकी शादी हुई थी तो इनकी उम्र कितनी वर्ष थी? डोला की उम्र थी 3 वर्ष और मारू की उम्र थी 1.5 वर्ष, ये याद रखना। डोलामारू कहाँ के रहने वाले थे? डोला था अलवर एमपी का राजकुमार और मारू कहाँ की थी? पुंगल बीकानेर की राजकुमारी थी, ठीक है। विवाह की स्मृति में अजमेर में बंदेरा के तोरण द्वार का निर्माण हुआ था।
ये याद रखना। डोला मारू विवाह की स्मृति में अजमेर में बंधेरा के तोरण द्वार का निर्माण हुआ था। उमर सुमरा ढोला को मारना चाहता था। कसुमल का तात्पर्य क्या है? लाल रंग से है, ये याद रखना। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट कल पढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आपको जो पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी कल आप क्लास लेने आओ तो इनको रिवाइज करके आना, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। मैं आपको इस प्रकार कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूं, आप अपने नोट्स स्वयं बना सकते हैं। और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज होगी मैं आपको नोट करवा दूंगा। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। डेली आपको क्लास इसी चैनल MSG की क्लासेज पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब आपकी डेली क्लास होगी, तो क्लास को पूरा देखिएगा और नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है? ओके, सभी को धन्यवाद।